Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 9th of July 2021. तो गाइज आज है तारीख 9 जुलाई 2021 और है फ्राइडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइस, आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो, अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। नाउ ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है एंडोरा को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इंडिया के कंपैरिजन में कहाँ पर है, अच्छे से मैप में देखना, फिर आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। ये आज का सबसे पहला आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। तो यहाँ पे बात करी गई है केन एनर्जी डिस्प्यूट के बारे में। इस डिस्प्यूट को हम लोग समझेंगे, लेकिन आर्टिकल क्या बोलता है, आर्टिकल ये बोलता है ये जो केन एनर्जी कंपनी है इसको एक तरीके से कोर्ट का अप्रूवल मिल चुका है कि ये भारत की संपत्ति को, यानी कि लगभग 20 इंडियन एसेट्स को अटैच कर सकता है, वो अपने पास रख सकता है। और ये जो इंडियन एसेट्स हैं ये आपको पेरिस के अंदर देखने को मिलेंगे, तो उन्हीं एसेट्स को यहाँ पे अटैच करने की बात करी गई है। आज का आपने थंबनेल भी देखा होगा। अब जो ये आप कह सकते हो ऑर्डर आया है, ये फ्रांस की कोर्ट से ऑर्डर देखने को मिला है, तो उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल आया। तो एक एक करके क्लियर करेंगे। ये पहली बात हम बात करेंगे केन डिस्प्यूट क्या है, ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग इस मुद्दे पर आएंगे ये किस वजह से ये सब काम हो रहा है। लेकिन इस डिस्प्यूट को समझने से पहले सबसे पहले आपको समझना होगा ये केन क्या है। तो केन एनर्जी बेसिकली एक कंपनी है। ये कंपनी आपको यूरोप की देखने को मिलेगी और इसका काम क्या है, इसका काम है ऑयल और गैस को एक्सप्लोर करना। और ये कंपनी इंडिया के अंदर भी आई थी, लगभग साल 2006 के अंदर ये इंडिया के अंदर आई। चलो मैं आपको दिखाता हूँ ये पिक्चर, इस पिक्चर के थ्रू आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी। तो साल 2006 में जो ये केन एनर्जी कंपनी है इसने इंडिया में एंटर किया, ठीक है, और लगातार यहाँ पे काम कर ही रही थी। काफ़ी सारे पार्ट्स में ये भी क्या कर रही थी, ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन का काम कर रही थी। लेकिन होता क्या है, साल 2012 में हमारी सरकार रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को इंट्रोड्यूस कर देती है। अब आपने सुना होगा रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के बारे में, हमने पहले बहुत बार डिस्कशन किया है, बहुत सारे नोट्स ऑलरेडी मैंने आपके दे रखे हैं। तो आपको मालूम होगा हमने एक वोडाफोन का केस डिस्कस किया था, उसमें भी यहाँ पर ये पूरा का पूरा रोल देखने को मिला था, और उसी तरीके से हमने केन एनर्जी का डिस्प्यूट भी पहले भी डिस्कस कर रखा है। तो देखो यहाँ पे हुआ क्या था, साल 2006 में आने के बाद ये कंपनी चली गई थी जल्दी, मतलब इनका इतना ज़्यादा इन्होंने सोचा फ़ायदा है नहीं, हम लोग चल के यूरोप में ही अपना काम करते हैं, ये चले गए थे वापस। लेकिन मार्च 2012 में होता क्या है, गवर्नमेंट रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स ले आता है। अब यहाँ से डिस्प्यूट होना शुरू हो जाता है। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का मतलब समझना, पहली बात, रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब है पिछला, पास्ट मतलब पास्ट वाला हमारा टैक्स लेना। अब मान लो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना के समझाता हूँ। ये कंपनी आई साल 2006 के अंदर, ठीक है। अब मान लो इसने कुछ टैक्स वगैरह पे कर दिया, लगातार कुछ भी यहाँ पे टैक्स पे कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, जो भी सिचुएशन है चल रही है। अब मान लो साल 2012 में क्या होता है, सरकार रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को इंट्रोड्यूस कर देती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो ये कंपनी है यहाँ पे मतलब कि टैक्स अब से देना चाहिए कंपनी को, मतलब टैक्स अब आया है, ठीक है, टैक्स के रेगुलेशंस अब आए, तो अब 2012 से कंपनी को लगातार टैक्स देना चाहिए, है ना, ऐसा ही तो होना चाहिए। मान लो अब कोई टैक्स लग रहा है, आज कोई टैक्स आ गया, ठीक है, कि हाँ भाई आज से यहाँ पर टैक्स लागू होगा, तो आज से लगना चाहिए वो, ठीक है, आज से ही सब लोगों को पे करना चाहिए। लेकिन इसमें क्या होता है रेट्रोस्पेक्टिव में, जैसे मैंने आपको बताया, पास्ट पिछला, यानी कि जो पिछला वर्क किया है इतने से इतने समय तक का, तो पिछला टैक्स भी पे करना होगा, ठीक है। पिछले समय से कब से कब तक या इंक्लूड देखने को मिला है, तो पिछला टैक्स भी पे करना होगा, वो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के अंदर आता है। तो मतलब जब कंपनी आई है उससे पहले का टैक्स भी, जब से ये टैक्स इंक्लूड किया गया है, तो मतलब कि ये पहले का टैक्स भी पे करे, प्लस जो अब रूल्स के साथ साथ चले और आगे वाला टैक्स भी पे करेगी, ये मतलब है, ठीक है। जो हो गया वो हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या है, पिछला टैक्स भी पे करना होता है, उसको बोलते हैं हम लोग रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स, ठीक है। हालांकि उस समय टैक्स का सिस्टम नहीं था, लेकिन अब आया है, लेकिन इसके अंदर पिछला भी इंक्लूड कर दिया गया है। तो सिंपल सा फंडा है रेट्रोस्पेक्टिव, इसको हम लोग बोलते हैं जो हमारा पास्ट टैक्स है, ठीक है। मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन इसके अंदर क्रिएट हो जाता है। तो अब ये मुद्दा जो है काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूटेड बन गया, क्यों, क्योंकि केन एनर्जी को ये एक्सेप्ट नहीं किया।
केन एनर्जी ने बोला कि देखो ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है, अब हम लोग आए अब से हैं, चलो अब से आपने टैक्स लागू कर दिया, अब से टैक्स पे हो जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन पिछला टैक्स पे करना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और केन एनर्जी इस मुद्दे को लेकर चला गया कहाँ पर, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के अंदर। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जो है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। ये क्या है, तो यहाँ पर इसने मुद्दा पहुँचाया और वहाँ पर केन एनर्जी जो कंपनी, इसने केस जीता भी। अब क्या हुआ, केस जीतने के बाद उल्टा इंडिया को जो है इसको अमाउंट पे करना हो गया। ठीक है, इंडिया को काफ़ी सारा अमाउंट पे करना था, लगभग 1.2 बिलियन यहाँ पे इंडिया को पे करना है। अब इस चीज़ को लेकर इंडिया अगर उस समय पे कर देता तो बात खत्म हो जाती, लेकिन अब क्या है, इंडिया ने सोचा हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है, बातचीत करने के बाद थोड़ा मामला सुलझाए वगैरह करेंगे, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब देखोगे सिचुएशन और ज़्यादा बेकार हो चुकी है, अभी यहाँ पर पे भी करना है, साथ ही साथ दूसरी चीज़ ये भी है कि अभी इंडिया के जो एसेट्स वगैरह हैं पेरिस के अंदर, उसको भी अटैच कर लिया गया है। ठीक है, तो ये सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिल रही है, ये मुद्दा काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। अब हम लोग बात करते हैं, ये जो मुद्दा है पूरा का पूरा ही परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के अंदर ले जाया गया। तो पीसीए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है हमारे एग्जाम के लिए, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स में। जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 से आप रिलेट कर सकते हो। ये सारे सिलेबस के पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। पहली चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये जो पीसीए है इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1899 में। इसका हेडक्वार्टर आपको हेग नीदरलैंड के अंदर देखने को मिलेगा। पर्पस क्या है, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि बहुत सारी कंट्रीज़ की जो भी गवर्नमेंट है वो मिलकर इसके अंदर काम करती हुई नज़र आती है। साथ ही साथ ये जो बॉडी है, ये जो भी डिस्प्यूट होते हैं उनको सॉल्व करता हुआ नज़र आता है। जैसे कि अभी यहाँ पर एक डिस्प्यूट क्रिएट हुआ था इंटरनेशनल लेवल पर, ये डिस्प्यूट्स को सॉल्व करता है। इसके अंदर आपको 3 ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती हैं, एक तरीके से काउंसिल हैं। ये पूरे का पूरा ये जो कोर्ट है इसके अंदर 3 काउंसिल कौन कौन सी हैं, एक है एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल, दूसरी है मेंबर्स ऑफ द कोर्ट और तीसरी है इंटरनेशनल ब्यूरो। फंड्स की बात करें तो इसको फाइनेंशियल असिस्टेंस वगैरह मिलता रहता है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वो यहाँ पर ये कॉस्ट वगैरह इसको प्रोवाइड करवाती रहती हैं। ठीक है, और इसका काम वही है इंटरनेशनल लेवल पर डिस्प्यूट्स को सेटल करना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। अभी पेरिस के कोर्ट ने अलाउ कर दिया है कि लगभग 20 एसेट्स को फ्रीज़ किया जाएगा और लगभग जो 1.2 बिलियन का ड्यू है इंडिया को पे करना है इस एनर्जी को, इस कंपनी को। ठीक है, उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे स्टेप्स लिए जाएंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ये पूरा का पूरा मामला है। और अभी देखो सेंटर यानी जो हमारी सरकार है, सरकार का हमारा कहना यह है, सरकार को इस ऑर्डर का एक तरीके से जो कोर्ट का ऑर्डर आया है इसकी वजह से यहाँ पे इन्होंने कोई भी नोटिफिकेशन रिसीव नहीं करा, कोई भी न्यूज़ इनके पास आई नहीं है, लेकिन फिर भी इंटरनेशनल लेवल पर ये न्यूज़ लॉन्च हो चुकी है और उसी वजह से इसको कवरेज मिल रहा है। ठीक है, आई होप आप ये समझ गए होंगे क्या है। तो इस आर्टिकल के रिगार्डिंग आपको ध्यान रखना है, केन एनर्जी क्या है, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स क्या है, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन क्या है, छोटी छोटी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ओके, नाउ उसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर समन किया एक तरीके से थर्सडे में, एक तरीके से बुलाया है किसको, कोर्ट में बुलाने को कहते हैं समन। ठीक है, कि हाँ कोर्ट के आगे प्रस्तुत हो, तो समन किया है फेसबुक के, कह सकते हो कि फेसबुक के इंडिया सीनियर ऑफिशियल अजीत मोहन यहाँ पे नाम है। तो ये आप कह सकते हो कि इनको बुलाया गया है, क्यों, क्योंकि हो सकता है इनका एक कनेक्शन हो फरवरी 2020 के जो कम्युनल वायलेंस हुआ था उसके अंदर। ठीक है, उसी वजह से यहाँ पे बुलाया गया है। फिलहाल आर्टिकल के अंदर कुछ भी आपको इंपॉर्टेंट नहीं देखने को मिलेगा जो कि हमारे एग्जाम से रिलेट कर सके और कुछ इंपॉर्टेंट हो। बस होता क्या है कि आने वाले टाइम पे और भी बहुत सारे आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे चर्चा होती है। फिलहाल स्किप भी कर दोगे तो भी चलेगा, डोंट वरी। ओके, अब यहाँ पे और क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इंपॉर्टेंट आप देख पाओगे ये वाला आर्टिकल, जैसे एग्जाम के लिए आपको देखना है इंपॉर्टेंट, ऑब्वियसली बात है, न्यूज़पेपर पढ़ लें हम लोग, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ लें। अब ये आर्टिकल हो जाता है, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कैसे है चलो देखते हैं। अभी क्या है, हाई कोर्ट ने ट्विटर से ये बोला है कि जो आपके ऑफिसर्स वगैरह हैं वो सारे लॉ वगैरह फॉलो करेंगे। अभी ट्विटर ने एक स्टेप भी उठाया है, जो चीफ कंप्लाइंस ऑफिसर वगैरह है उनको ये लोग एक तरीके से अपॉइंट करते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये चीफ कंप्लाइंस ऑफिसर को क्यों अपॉइंट कर रहे हैं, आपको मालूम होगा कि इंडिया आईटी रूल्स लेकर आया था। कौन सा आईटी रूल्स 2021, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल एथिक्स कोड रूल्स 2021, ये रूल लेकर आया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर इसी के रिगार्डिंग बहुत सारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ हमारे डिस्प्यूट्स क्रिएट हुए, क्योंकि यहाँ पर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो इनको फॉलो करते हुए नज़र नहीं आ रहे थे। फिलहाल अभी क्या हुआ है, अभी यहाँ पर आप लोग देख पाओगे जो ऑफिसर्स वगैरह हैं उनको लेकर बातचीत करी जा रही है कि देखो हो क्या यहाँ पर जो ऑफिसर्स वगैरह को अपॉइंट किया गया है वो इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, इन लॉज़ को फॉलो करेंगे, इन लॉज़ के रिगार्डिंग चलेंगे या नहीं चलेंगे, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर बातचीत करी गई है।
अब देखो, जब तक आपको ये लॉ समझ में नहीं आएंगे तब तक ये आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, अब यहाँ पर आर्टिकल के अंदर सिर्फ छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी गई है, बेसिक तो समझाया नहीं है। तो बेसिक समझाने के लिए यहाँ पर मैंने कुछ नोट्स पिन कर दिए हैं, यहाँ पे आप देख पाओगे। आईटी रूल्स 2021 के बारे में मैं ऑलरेडी बहुत बार डिस्कशन कर चुका हूँ, आपको यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा ओवरव्यू देने वाला हूँ। डिटेल में पढ़ना है तो आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, मतलब फिलहाल इतना बता दूंगा कि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये जो आईटी रूल्स 2021 ये जो लाए गए थे, आपको मालूम होगा कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए लाया गया। एक तरफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हुआ और दूसरी तरफ जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स, उनके लिए यहाँ पर ये लाए गए थे ताकि इनके ऊपर जो भी फेक कंटेंट हो या फिर जो भी पोर्नोग्राफी कंटेंट हो उसको रेगुलेट किया जा सके। उसी वजह से ये आईटी रूल्स 2021 को लाया गया और यहाँ पर ये बात काफ़ी टाइम पहले से चल रही थी। अभी देखो हो क्या रहा है इन रूल्स के रिगार्डिंग। सबसे पहली चीज़ तो ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए, मतलब कि एक ग्रीवेंस ऑफिसर को हायर करना है जो कि आपकी कंप्लेंट की सुनवाई करेगा, आपकी कंप्लेंट के रिगार्डिंग जो है सोल्यूशन देगा 24 घंटे के अंदर। तो एक ऐसा ऑफिसर भी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर उसी के साथ यहाँ पे और क्या होना चाहिए, बहुत सारी और भी यहाँ पे आप कह सकते हो कंप्लाइंट ऑफिसर्स, ग्रीवेंस ऑफिसर्स, जो कि 24 आवर के अंदर अंदर आपकी कंप्लेंट को सॉल्व करे। ठीक है, उसी के साथ यहाँ पर आप कह सकते हो एक चीफ कंप्लाइंस ऑफिसर की भी ज़रूरत है, जिसके बारे में यहाँ पे चर्चा हो रही है कि चीफ कंप्लाइंस ऑफिसर होगा, एक नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन होगा। ठीक है, जो कि आप कह सकते हो कि ये सारी चीज़ों को ऊपर ध्यान देगा, इन सब चीज़ों को एक तरीके से हैंडल करेगा, जो भी अगर यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं या फिर कोई भी फेक कंटेंट होता है उसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो क्या है कि ये सारी चीज़ें बोली जा रही हैं, उसके बाद एक कंप्लायंस रिपोर्ट पब्लिश करेगा। ये सारी चीज़ आईटी रूल्स के अंदर बोली गई थी कि मान लो कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, अब ऑब्वियस सी बात है आईटी रूल्स किसके लिए लाए गए थे, इन प्लेटफॉर्म्स के लिए लाए गए थे। तो इन प्लेटफॉर्म्स को ये काम करना है, एक तरीके से जो भी फेक कंटेंट है उसको रेगुलेट करने का काम करना है। यहाँ पर सिंपल सा फंडा यही है। जो भी यहाँ पे ऑफिसर्स वगैरह हायर करना है, ठीक है, अपॉइंट करना है, उनके बारे में चर्चा करी गई है। उसी के साथ यहाँ पर एक बहुत मेन पॉइंट ये भी है, इस रूल्स के अंदर एक चीज़ ये भी बोली गई थी कि आपको ओरिजिनेटर को देखना है। मतलब कि ये जो कंटेंट, एक तरीके से मान लो कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप है, मान लो, ठीक है, व्हाट्सएप पे कोई भी आप कह सकते हो मैसेज काफ़ी तेज़ी से फॉरवर्ड हो चुका है और वो मैसेज पूरी तरह से फेक है। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा फॉरवर्ड हो चुका है और उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो चुका है, इकोनॉमी को भी। अब हुआ क्या है कि देखो वो जो मैसेज है ना, उसका ओरिजिनेटर कौन है, यानी कि किसने सबसे पहले वो मैसेज छोड़ा था व्हाट्सएप पे, उसको देखा जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये रूल्स ये भी बोलते हैं कि हाँ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एक ओरिजिनेटर को ढूंढना होगा, ये ओरिजिनेटर कौन है, ताकि उसके रिगार्डिंग स्टेप्स लिया जा सके, ताकि कोई ऐसा कुछ करे ना आने वाले टाइम पे। साथ ही साथ जो भी अनलॉफुल इन्फॉर्मेशन है उसको रिमूव किया जा सके। जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है उन्हीं के लिए भी यहाँ पर ये सारी चीज़ें लाई गई थी, क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर आपको बहुत ज़्यादा पोर्नोग्राफी कंटेंट देखने को मिलेगा। तो वहाँ पर चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए स्टेप्स उठाए गए थे। जैसे कि पहले स्टेप यही बोला गया, जो भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि अमेजन प्राइम, नेटफ्लिक्स, ये सब हो गए, इनको अपना जो कंटेंट है उसको एज कैटेगराइज करना पड़ेगा, मतलब कि एज वाइज है, जैसे कि 7 साल से प्लस वालों का कंटेंट कौन सा है, या फिर 13 साल से प्लस जो है जिनकी एज है उनके लिए कंटेंट अलग होना चाहिए, मतलब अलग अलग तरीके से कैटेगराइज करना चाहिए। उसके बाद डिस्प्ले रेटिंग दें ताकि पता लगा दें कि हाँ भाई, प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले आपको पता हो कि हाँ इसके अंदर ये चीज़ें हैं, एक तरीके से आपको पूरा का पूरा स्पेसिफिकेशंस मिल जाना चाहिए। और उसी तरीके से जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के अंदर एक ग्रीवेंस मैकेनिज्म होना था, उसी तरीके से यहाँ पर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के अंदर भी एक ग्रीवेंस मैकेनिज्म होता है। यहाँ पर भी आपको ये ऑफिसर्स देखने को मिलेंगे जो कि इन प्रॉब्लम्स को सुनेंगे। ओके, तो ये है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपसे जो क्वेश्चन बनेगा वो इस आईटी रूल्स के रिगार्डिंग डेफिनेटली बन सकता है, और मेंस में भी अब की बार चांसेस हैं इन आईटी रूल्स के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं पेज नंबर 2 के ऊपर। तो यहाँ पे एक छोटा सा आर्टिकल आता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। वो कैसे है, तो एनजीटी ने यहाँ पे मांग करी है, एक तरीके से एक एक्शन रिपोर्ट मांगी है अगेंस्ट द इलीगल फैक्ट्रीज़। दिल्ली के अंदर जो भी इलीगल फैक्ट्रीज़ हैं उनके रिगार्डिंग स्टेप उठाया जा रहा है। अनऑथोराइज फैक्ट्रीज़ हैं, ठीक है, उनके रिगार्डिंग रिपोर्ट मांगी गई है ताकि इनके खिलाफ काम किया जा सके, और ये मांगी गई है एनजीटी के द्वारा। नाउ मेरा पर्पस इस आर्टिकल को बताने का सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप ये एनजीटी के बारे में पढ़ लो, और एक बॉडी यहाँ पर आज और मेंशन है सीपीसीबी और एनजीटी दोनों के रिगार्डिंग पहले प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी हो जाती है, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। चलो मैं आपको बताता हूँ क्या है बेसिकली ये एनजीटी। सबसे पहली बात, हम लोग यहाँ पर देखोगे ये जो आर्टिकल है एनजीटी वाला, ये जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जब आप जीएस पेपर 2 का सिलेबस देखोगे तो उसके अंदर कुछ टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि ट्रिब्यूनल हो गया, स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हो गया।
तो आप आराम से इसको रिलेट कर सकते हो, क्योंकि ये जो बॉडी है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसका नाम ही ट्रिब्यूनल है, ये भी एक ट्रिब्यूनल बॉडी है और आपके सिलेबस के अंदर ट्रिब्यूनल देखने को मिलेगा। तो एनजीटी के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहली बात, एनजीटी को सेटअप किया गया था एनजीटी एक्ट 2010 के अकॉर्डिंग, यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के अकॉर्डिंग में इसको लाया गया और इसका मेन काम यही है, एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन की तरफ ये वर्क करता है। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी तरह से स्टेप्स उठाता है, जैसे कि कोई इलीगल फैक्ट्रीज हो गई यहाँ पे हटाने की बात करी गई है, या फिर और भी बहुत सारे स्टेप्स ये लेता है जहाँ पर एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन दी जा सके। और पूरे दुनिया भर में बात करें तो ऐसी 3 कंट्रीज़ है जहाँ पर आपको इस टाइप की बॉडी देखने को मिलेगी जो कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को लेकर वर्क करती है, एनजीटी टाइप बॉडी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंडिया भी यहाँ पे आपको ऐसी बॉडी देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो एनजीटी है इसका मेन हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली के अंदर देखने को मिलेगा। बाकी इसके और भी बहुत सारे ऑफिसेस हैं छोटे छोटे अलग अलग जगह पर। और इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो कौन कौन होता है इस बॉडी के अंदर, तो इसके अंदर इस ट्रिब्यूनल के अंदर एक चेयरपर्सन होता है और जुडिशियल मेंबर्स होते हैं, एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं, और 5 साल का इनका टर्म होता है। तो 5 साल तक ये लोग सर्व कर सकते हैं और वापस से रीअपॉइंट नहीं हो सकते, मतलब 5 साल बाद वापस से वो इस बॉडी के मेंबर नहीं बन सकते हैं। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। और देन उसके बाद यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एनजीटी का चेयरपर्सन होता है। तो बिल्कुल आपसे क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि एनजीटी के चेयरपर्सन को अपॉइंट कौन करता है, तो अपॉइंट ये करा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट बातचीत करती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ। देन उसके बाद यहाँ पर चेयरपर्सन को अपॉइंट किया जाता है। और जो भी यहाँ पे आप कह सकते हो बाकी मेंबर्स हो गए, जुडिशियल मेंबर्स, एक्सपर्ट मेंबर्स, तो उनके लिए कमेटी बनाई जाती है और उस कमेटी के माध्यम से उन लोगों को भी अपॉइंट किया जाता है। लगभग 10 से मैक्सिमम 20 फुल टाइम जुडिशियल मेंबर्स और एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं इस बॉडी के अंदर, आपको ध्यान रखना है। पावर्स ज्यूरिसडिक्शन की बात करें तो ये वही लॉज वगैरह को इंप्लीमेंट करता है जो कि आप कह सकते हो एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन की तरफ वर्क करते हैं। दूसरी बॉडी यहाँ पर बातचीत करी गई है वो है सीपीसीबी के बारे में। तो ये सीपीसीबी क्या है इसके बारे में जान लो, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, इसके बारे में भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया, मेरे ख्याल से 2017 या 18 में शायद क्वेश्चन पूछा गया है, देख लेना पेपर कहाँ, उसी ईयर में कहीं एक है ये सीपीसीबी के रिगार्डिंग। तो ये जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में आता है। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1974 में, ध्यान रखना किसके अंडर में, अंडर द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट के अंडर में इसको जो है एस्टेब्लिश किया गया। और काम क्या है इसका, पोल्यूशन को रोकना। तो पोल्यूशन को रोकने का काम मेन आप कह सकते हो, पोल्यूशन किस टाइप के होता है, वाटर पोल्यूशन देखने को मिलता है, एयर पोल्यूशन देखने को मिलता है, तो इन चीज़ों को रोकने का ये काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखना ये है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो हमने यहाँ पे स्किप कर दी है, 1971 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट में, लेकिन बाद में क्या हुआ, इसको एक तरीके से इसकी जो फंक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 के अंदर भी लाई गई। ठीक है, मतलब इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड किया गया है। तो ये वाटर और एयर पोल्यूशन दोनों को ही लेकर ये वर्क करता हुआ नज़र आता है। फंक्शंस और पावर्स की अगर हम बात करें तो इसका मेन काम है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस करना इन सब मैटर से रिलेटेड में, मतलब कि एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन से रिलेशन में इसको प्रोटेक्शन देने, एक तरीके से इसको रोकने के लिए, इसको इम्प्रूव करने के लिए जो भी एडवाइस होती है ये देता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को। साथ साथ प्लानिंग करता है बहुत सारे प्रोग्राम्स ताकि इन वाटर एयर पोल्यूशन को रोका जा सके। प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग का पूरा तरह से काम करता है, बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह चलाता है। ठीक है, डेटा वगैरह इकट्ठा करता है इसके रिगार्डिंग, फिर उसके खिलाफ यहाँ पर ये स्टेप्स उठाए जाते हैं। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, मेन काम इसका पोल्यूशन को टैकल करने का है। ओके, नाम से आप लोग इसके समझ रहे होंगे। देन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नाउ यहाँ पे आता है एक छोटा सा आर्टिकल, ये बोला गया है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, खासकर कश्मीर वाले रीजन में आपको देख पाओगे 6 मिलिटेंट्स हैं और 2 सोल्जर्स हैं। 2 सोल्जर्स तो हमारे शहीद हुए हैं और 6 मिलिटेंट्स यहाँ पे मारे गए हैं, आप लोग देख पाओगे, ये आर्टिकल के अंदर बताया गया है। ठीक है, ये कहाँ पे हुआ है सिचुएशन, पूरा का पूरा लाइन ऑफ कंट्रोल में रजौरी डिस्ट्रिक्ट के पास ये सारी की सारी सिचुएशन देखने को मिली है। ठीक है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हुई नज़र आती हैं। हुआ क्या था यहाँ पे, एक तरीके से यहाँ पे टेररिस्ट का एंगेजमेंट देखने को मिला दादल फॉरेस्ट के आसपास। टेररिस्ट ने जो है ग्रेनेड्स वगैरह करी, ग्रेनेड्स यानी कि जो बॉम्ब्स वगैरह हैं उनका यूज़ किया, जो ओपन फायर करी है, उसी की वजह से ये थोड़ा सा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ओके, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा आर्टिकल दे रखा है नीचे, ये बोला गया टाइज वर हिट एज चाइना डिडंट ऑब्जर्व पैक्ट्स। मतलब क्या है, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब प्रसाद, अब इन्होंने क्या है थर्सडे में इन्होंने बोला कि देखो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आज के टाइम पे क्रिएट हो रही हैं इंडिया चाइना के रिलेशनशिप को लेकर। पिछले 1 साल में बहुत सारी दिक्कतें क्रिएट हुई हैं
बहुत सारी आप कह सकते हो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे हुआ क्या, जो बॉर्डर इशू को लेकर एग्रीमेंट वगैरह हुए थे उसको एक तरीके से फॉलो किया नहीं गया, और बॉर्डर्स के ऊपर बहुत सारे डिस्प्यूट्स क्रिएट हुए हैं, और जो बायलैटरल रिलेशनशिप है इनका ख़त्म हो गया एक तरीके से पूरा का पूरा। पिछले 40 साल से अगर हम बात करें तो इनके रिलेशंस अच्छे खासे चल रहे थे, लेकिन पिछले एक साल के अंदर अंदर इन्होंने रिलेशंस जो हैं पूरी चाइना वालों ने पूरी तरह से ख़राब कर दिए हैं। बॉर्डर पर आपको मालूम ही होगा क्या क्या डिस्प्यूट्स क्रिएटेड है। इनफैक्ट आज के टाइम पर भी आप देख पाओगे बहुत सारी आर्मी बॉर्डर्स पर देखने को मिलेगी, तो ऐसी प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने को मिल ही जाती हैं। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है। यहाँ पर इसको एक वेस्टेड इंटरेस्ट यानी कि अपने आप कह सकते हो कि जो ये वेस्टेड इंटरेस्ट का मतलब है, कोई बंदा है उसका एक पर्सनल रीज़न होगा कि वो अगर किसी सिचुएशन के अंदर इन्वॉल्वमेंट कर रहा है, किसी सिचुएशन के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है, तो उसका यहाँ पर एक पर्सनल रीज़न हो सकता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने यहाँ पर यही चीज़ बोली है, जो ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है इसको एक वेस्टेड इंटरेस्ट की तरह यहाँ पर आप कह सकते हो देखा जा रहा है। अब सबसे पहली बात देखो, देखा क्या जा रहा है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या है। देखो, पाकिस्तान के रिगार्डिंग हमारे रिलेशंस कैसे हैं, बिल्कुल बेकार हैं। ठीक है, रिलेशंस हमारे अच्छे हैं नहीं। पाकिस्तान हमेशा जो है आप कह सकते हो ओपोजिशन में ही बात करेगा इंडिया के। तो अभी क्या हो रहा है ना कि बहुत सारी कंट्रीज़ का कहना यह था कि देखो हम लोग असिस्ट करेंगे, हम लोग जो है इन दोनों के रिलेशंस के बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है, इन दोनों का मतलब कि इन दोनों के रिलेशंस को इम्प्रूव करवाएंगे। तो यहाँ पर इंडिया ने सीधे सीधा बोला है कि देखो आप लोग होते कौन है, सबसे पहली बात आप लोग अपने इंटरनल अफेयर में मैटर करो। ठीक है, आप लोग इंटरनल अफेयर में अपने वहाँ पे चलते रहो सही से, लेकिन यहाँ पर क्या है कि हम लोग इंडिया जो है पूरी तरह से चीज़ों को संभाल लेगा। ठीक है, जैसा चल रहा है चीज़ें अपनी आप से मेंटेन कर लेगा। ठीक है, और क्या है कि जो पाकिस्तान वगैरह है वो बार बार ऐसा प्रोपेगेंडा वगैरह फैलाता रहता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बोली गई हैं। अभी क्या हो रहा था, जो एक ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है अरिंदम बागची, इन्होंने क्लेरिफाई ये किया कि जो ये इंडिया की पोजीशन है, hours after the OIC announced that India's ambassador to Saudi Arabia, Osaf Said on July met Secretary General Yusuf। देखो ये मतलब ये है इसका कि सिंपल सा मतलब है, जो भी मीटिंग हो रही है वहाँ पर इंडिया अपने इंटरनल अफेयर्स को खुद देखने वाला है, ऐसा यहाँ पर सिंपल सा मतलब है। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है जो पाकिस्तान है वो अपने सेल्फ पर्पज़ के लिए, एक तरीके से अपने सेल्फिशनेस के लिए यहाँ पे ओआईसी का इस्तेमाल करता है, और बार बार जो है इंडिया के खिलाफ बहुत सारे मुद्दे उठाता हुआ नज़र आता है, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर वाला इशू उठा लेगा और भी बहुत सारी इश्यूज़ उठा लेगा। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर ये बोला गया है ओआईसी के अंदर ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, जो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं वो ओआईसी का इस्तेमाल कर रही हैं अपने पर्सनल एक तरीके से सेल्फिशनेस के लिए, उसी के बारे में यहाँ पर यह बोला गया है। ओके, ठीक है, तो ये सारी सिचुएशन देखने को मिलती है। और इंडिया देखो हमेशा से ही कहता हुआ आया है कि देखो जब भी किसी कंट्री ने अगर जम्मू एंड कश्मीर का इशू उठाया है तो ये हमारा इंटरनल मैटर है, हम लोग हमेशा से ही अपना इंटरनल मैटर देख रहे हैं, तो आप लोग को यहाँ पर देखने की ज़रूरत नहीं है। तो एक तरीके से यहाँ पर इंडिया का एक स्ट्रांगली ये रिएक्शन देखने को मिला है इस स्टेटमेंट के रिगार्डिंग। तो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने ये सारी चीज़ें बोली है, खासकर पाकिस्तान को टारगेट किया है, वो बार बार इसका इस्तेमाल करता है। अब देखो इस आर्टिकल के रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है, वो है ओआईसी आपके एग्जाम के लिए, वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। तो ये क्या है एग्जैक्टली, तो इसके बारे में चलो हम पढ़ते हैं। तो एक तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा पुराना डेटा है, इसमें कुछ करेक्शन हो तो कर लेना। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है ये आपको सेकंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मेंबर्स देखने को मिलेंगे, लगभग 57 मेंबर स्टेट्स हैं। क्या एग्जैक्टली 57 ही है या फिर कितने हैं, ज़रा सर्च करके बताओ। ये सेकंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन के बाद। और साथ ही साथ ये भी बोला गया है, आप कह सकते हो ये एक कलेक्टिव वॉइस है मुस्लिम वर्ल्ड की, यहाँ पर आपको ज़्यादातर मुस्लिम नेशंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, उन्हीं के लिए यहाँ पर ये पूरा का पूरा ग्रुप बना हुआ है। और क्या होता है कि ये लोग आपस में मिलकर वर्क करते हैं। इनका इसको एस्टेब्लिश किया गया था, एक हिस्टोरिकल समिट हुआ था जो कि राबात के अंदर हुआ था किंगडम ऑफ मोरक्को में। ये तारीख थी 25 सितंबर 1969 की, तो तभी इसको एस्टेब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर जेदा सऊदी अरबिया के अंदर देखने को मिलेगा। आपके लिए यहाँ पे दो क्वेश्चन है ओआईसी के रिगार्डिंग, वो यह है ओआईसी के एग्जैक्टली कितने मेंबर्स हैं। दूसरा क्वेश्चन यह है ओआईसी का मेंबर इंडिया है या नहीं है, ये ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे पाकिस्तान ने क्लेम किया था, अभी आपको मालूम होगा कि
जो हफीज़ सईद है, जो कि जमात उद दावा करके यहाँ पर आप कह सकते हो, ये हाउस ऑफ जमात उद दावा चीफ हफीज़ सईद, ये लाहौर के अंदर इसका घर देखने को मिलेगा। इसके घर के आसपास जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था वो इंडिया ने करवाया था, ऐसा यहाँ पर पाकिस्तान का स्टेटमेंट है, ठीक है कि। और इंडिया ने यहाँ पर सीधा सीधा बोला ये एक बेसलेस प्रोपोगंडा है, जैसा कि अभी हम यहाँ पर डिस्कस ही कर रहे थे कि पाकिस्तान हमेशा से ही एक तरीके से इंडिया को अपोज करने की हमेशा से ही कोशिश करेगा, हमेशा से ही इंडिया के रिगार्डिंग जो भी है आप कह सकते जहाँ पर भी मुद्दा उठाने की कोशिश होगी वहाँ पे करेगा। तो ऐसी तरीके से यहाँ पे जो भी चीफ हफीज़ सईद जो है इसके घर के आसपास जहाँ पर भी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है उसमें यहाँ पे पाकिस्तान ने बोला है इसके पीछे इंडिया का हाथ हो सकता है। तो यहाँ पर ये बोला गया है और इंडिया ने इसका जवाब दिया गया है ये एक तरीके से बेसलेस प्रोपोगंडा है, यहाँ पर कुछ पता वता है नहीं, और जो है एकदम से इल्ज़ाम लगा दिया, कुछ सर्च वगैरह किया नहीं है। अब यहाँ पे जो पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे जो कि जिनका नाम है मोईद यूसुफ करके, तो उन्होंने यहाँ पर ये सारे इल्ज़ाम लगाए थे कि हाँ इंडिया की जो ये रॉ एजेंसी है इसी का ही काम है यहाँ पर ये काम करना, ठीक है, ये ब्लास्ट करना। फिलहाल आर्टिकल में कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट होगा वहाँ पे मैं बताता रहूँगा। आते हैं पेज नंबर 9 के ऊपर और हमारे लिए क्या है इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर मतलब वही आपको देखने को मिलेगा, कल की बहुत सारे अलग अलग मिनिस्टर्स आ चुके हैं, उसी के रिगार्डिंग अलग अलग छोटे छोटे आर्टिकल्स आए हुए हैं, वो एडिटोरियल सेक्शन पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है सनोफी जीएसके जो है, इसको एक तरीके से अप्रूवल मिल चुका है अपने फेज़ 3 के लिए, जो फेज़ 3 एफिकेसी ट्रायल है उसके लिए। एक तरीके से ये जो वैक्सीन, एक नई वैक्सीन है जो कि इंडिया के अंदर आपको देखने को मिल सकती है। अभी के लिए यहाँ पर सिर्फ नाम याद रखना, अभी ज़्यादा यहाँ पर कुछ याद नहीं रखना है। इसकी जो एफिकेसी ट्रायल है उसके ऊपर एक तरीके से काम चल रहा है और एक इसको अप्रूवल भी मिल चुका है अपना ट्रायल कंडक्ट करवाने के लिए। तो इंडिया के अंदर ये स्टडी वगैरह जारी है और आप कह सकते हो कि जल्द से जल्द देख सकते हैं यहाँ पर ये एक वैक्सीन हम लोग को देखने को मिल पाए। नाउ यहाँ पर कुछ छोटे छोटे आर्टिकल है, ज़्यादा इस पर आपको दिमाग नहीं मारना, ज़्यादा फोकस नहीं करना है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है कैबिनेट ओकेज ने, मतलब कैबिनेट है, कैबिनेट ने एक तरीके से मतलब ओके कर दिया, अप्रूव कर दिया जो भी यहाँ पे प्रोजेक्ट है, लगभग कितने का 23,123 करोड़ रुपए का ये एड पैकेज को अप्रूव किया गया है। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो यूनियन कैबिनेट ने थर्सडे में ये काम किया है, 23,123 करोड़ रुपए इसका यहाँ पर क्या हुआ, ये पैकेज दिया गया है। अब इसमें क्या होगा, जो इमरजेंसी सिस्टम है उसको बूस्टअप किया जाएगा, उसी के साथ लगभग अलग अलग जगह पे फंड लगाए जाएंगे, जैसे कि 20,000 एडिशनल आईसीयू जो हमारे इंटेंसिव केयर यूनिट्स बेड होते हैं उनके ऊपर उनको खर्चा जाएगा, उनके ऊपर खर्चा जाएगा ये पैसा। उसी के साथ मतलब जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं या फिर हेल्थ सेक्टर हैं उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की यहाँ पर बात करी जा रही है इस आर्टिकल के अंदर, ठीक है। एक मीटिंग हुई थी जो कि चेयर करी गई हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, और आपको मालूम है कल कैबिनेट के अंदर रिशफल हुआ है, कैबिनेट के अंदर बहुत सारे नए नए मिनिस्टर्स आ चुके हैं। तो जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं वो कौन है, हर्षवर्धन साहब, ठीक है, नहीं, अब कौन है हेल्थ मिनिस्टर, तो अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मनसुख मांडविया, जो ये आपको हेल्थ मिनिस्टर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर और भी पैकेज अनाउंस किया गया है अलग अलग चीज़ के लिए, उसके बारे में डिस्कशन किया गया। साथ ही साथ इनका और अलग से फोकस है बहुत सारी चीज़ों के अलग तरीके से, जैसे कि कोविड-19 को किस तरीके से मैनेज करना है उसके ऊपर यहाँ पर पूरी तरह से फोकस किया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग देख पाओगे कि जैसे ये जो पैकेज है और भी अलग अलग जगह पर इस्तेमाल किया जाएगा, इसको प्रोवाइड किया जाएगा जो भी हमारे पास ई प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर कोविड से रिलेटेड ट्रीटमेंट हो रहा है। ई संजीवनी हो गया जहां पर आपको कंसल्टेशन वगैरह प्रोवाइड मिलेगा, ठीक है, कंसल्टेशन वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। तो उसको भी एक तरीके से जो उसकी कैपेबिलिटी है वो बढ़ा दी गई है। साथ ही साथ आपका सर जो टेस्टिंग वगैरह की कैपेबिलिटी को भी बढ़ाया जाएगा। तो इतना पैसा लगाया जा रहा है ताकि जो हमारा हेल्थ सेक्टर है थोड़ा सा बूस्टअप हो जाए और हम लोग थर्ड वेव से एक तरीके से आने से पहले ही जो है पूरी तरह से रेडी हो जाएं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे एक छोटा सा आर्टिकल आपको मैं ऐसे ही बता देता हूँ। हरियाणा में जो है फार्मर्स जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पेट्रोल की प्राइस बढ़ चुके हैं उसी वजह से। तो उसकी वजह से एक आर्टिकल आया था पहले, तो वो भी मैंने शायद स्किप कर दिया है, फिर मैंने हाईलाइट नहीं करा तो मुझे याद आ गया है। फिलहाल पेट्रोल के प्राइस की बढ़ने की वजह से वो प्रोटेस्ट हो रहा है, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वो आर्टिकल याद रखना है, क्योंकि हो सकता है एडिटोरियल सेक्शन पर आपको आर्टिकल देखने को मिले। तो पहले भी मैं काफ़ी बार अच्छे से पढ़ा चुका हूँ पेट्रोल के प्राइसेस के बारे में, क्यों बढ़ रहे हैं, क्या रीज़न है इसके पीछे। और फिलहाल यहाँ पे आने वाले टाइम पे भी बहुत सारे आर्टिकल्स हम लोग को देखने को मिलेंगे, तो और हम लोग आगे भी डिस्कस करते रहेंगे। ओके, डोंट वरी।
नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, लेकिन मैं आपको उससे पहले बता दूं, ये है पेज नंबर 11, दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन। देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। सबसे पहला आर्टिकल बात करता है श्रीलंका के बारे में। तो श्रीलंका के बारे में एक तरीके से श्रीलंका को आज के टाइम पर कंट्रोल कर रही है जो सरकार, वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो दोनों भाइयों की देखने को मिलेगी, राजपक्सा ब्रदर्स देखने को मिलेंगे। अब ये जो ब्रदर्स हैं ये बढ़ते जा रहे हैं एक तरीके से, मतलब अभी इनका जो चौथा भाई है वो भी कैबिनेट को ज्वाइन कर चुका है। अब जो चौथा भाई है उसका नाम है बेसिल राजपक्सा, ठीक है। तो ध्यान रखना है क्या नाम है, बेसिल राजपक्सा। इनको बना दिया गया है फिनेंस मिनिस्टर, ठीक है। और बाकी जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन है, प्राइम मिनिस्टर आपको देखने को मिलेंगे महिंद्र राजपक्सा, ठीक है। उसी के साथ वहाँ के और भी जैसे कि आप कह सकते हो प्राइम मिनिस्टर महिंद्र राजपक्सा हो गए, और जो वहाँ श्रीलंका के प्रेसिडेंट है वो कौन है, वो है गोतबया राजपक्सा। तो मतलब ये सारे भाई जो है पूरी तरह से श्रीलंका को चला रहे हैं। और अब यहाँ पे आप देख पाओगे आने वाले टाइम पे और भी देखने को मिल सकते हैं, इनके बेटे भी हैं, इनके और ब्रदर्स हैं, तो वो सब लोग भी आते जाते देखने को मिलेंगे। तो श्रीलंका के बारे में यहाँ पर ये चीज़ें बताई जा रही हैं कि ये जो ब्रदर्स मिलकर आज के टाइम पर देखने को मिलेंगे श्रीलंका के अंदर, जो कि गवर्नमेंट रेडी कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल आपने ये वाला देखा होगा, कल भी हमने डिस्कस किया था। कि हुआ क्या है, जो हेती एक जगह है, हेती को आज आप मैप में देखना है, ठीक है। हेती को मैप में देख लेना। अभी हम लोगों ने जो आज का क्वेश्चन लिया था एंडोरा, एंडोरा के अलावा हेती को भी आपको मैप में देखना ही देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि हुआ क्या है, हेती के एक तरीके से प्रेसिडेंट हैं, इनको एक तरीके से मार दिया गया है। प्रेसिडेंट का ये पिक्चर आप देख पाओगे, इनका नाम है जोवेनल मोइस। तो इनको मार दिया गया है। ये 53 ईयर ओल्ड प्रेसिडेंट थे, इनका असैसिनेशन हुआ, और इनकी वाइफ है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ बोली गई। और दूसरी चीज़ जो है, इनको घर में घुसकर यहाँ पर ये मार दिया गया है। तो ये देखो, कोई भी कंट्री के प्रेसिडेंट को असैसिनेट करना ये बहुत मतलब बड़ी बात है, और ये आपसे क्वेश्चन बन भी सकता है वनडे एग्जाम में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है, वनडे एग्जाम भी बन सकता है, प्लस आप लोग यहाँ पर इसको एज ए एग्जाम्पल भी इस्तेमाल कर सकते हो अगर कोई असैसिनेशन के ऊपर कोई चीज़ें लिखने को आती हैं तो, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे भी आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। प्लस जो है हेती कंट्री को आपको इसका जो जोग्राफिकल लोकेशन है वो देखना ही देखना है, क्योंकि जो है अब ये न्यूज़ में आ चुकी है, तो आपसे यहाँ पे जोग्राफिकल जो लोकेशन है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन बन सकता है। ओके, ना यहाँ पे देखो बोला ये गया है, इनको मारा क्यों गया, तो उसके बारे में अभी कोई भी हमारे पास क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्यों मारा गया, क्यों टारगेट किया गया। तो इसके लिए इन्वेस्टिगेशन चली रही है, तो जल्द से जल्द हम लोगों को इसके बारे में मालूम चलेगा। ओके, देन उसके बाद काबुल सिटी के बारे में बातचीत करी गई। देखो यार, कल मैंने ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया था। कल मैंने हिस्ट्री भी आपको समझा दी थी क्या हुआ था एग्जैक्टली अफगानिस्तान के अंदर, कैसे यहाँ पे यूएस के ट्रूप्स पहुँचे। आज के टाइम पे यूएस के ट्रूप्स वहाँ से विड्रॉ कर रहे हैं। अब ये क्या हो रहा है, जो काबुल है उसने अपने कमांडोज वगैरह भेज दिए हैं, ताकि जो है इस तालिबान को कंट्रोल करा जा सके, क्योंकि तालिबान आज के टाइम पर काफ़ी बढ़ता हुआ नजर आएगा। तालिबान ने बहुत सारी जगह पर ऑलरेडी कब्जा कर लिया है अफगानिस्तान में, तो उसी के बारे में यहाँ पर ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। अभी बहुत सारे एरियाज़ के ऊपर कब्जा किया है। अभी आने वाले टाइम पर हम लोग देख पाएंगे पूरी तरह से काबुल पर भी कब्जा वो कर सकता है, ठीक है। फिलहाल उससे पहले देख सकते हैं क्या क्या होता है। देन उसके बाद दुबई के अंदर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ है। कल आपने बहुत सारे आर्टिकल्स देखे भी होंगे। दुबई के अंदर एक बहुत तगड़ा एक्सप्लोजन हुआ। शिप था एक, ठीक है। शिप में क्या थे, बहुत सारे कंटेनर्स रखे थे। कंटेनर्स के अंदर कुछ इनफ्लेमेबल मटेरियल था। इनफ्लेमेबल मटेरियल मतलब वो तुरंत ही आग पकड़ लेता है थोड़ी सी गर्मी पड़े तो। वहाँ पे उसी की वजह से, गर्मी की वजह से जो है दुबई के अंदर वो शिप के अंदर ब्लास्ट हुआ, और वो एक्सप्लोजन बहुत ज़्यादा तगड़ा एक्सप्लोजन हुआ है। ऐसा एक्सप्लोजन बहुत टाइम पहले हुआ था। ये एग्जैक्टली कहाँ पे हुआ है, तो दुबई का जबल अली एयरपोर्ट है, वहाँ पर ये पूरा का पूरा इंसिडेंट देखने को मिला है। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने एडिटोरियल सेक्शन पर। एडिटोरियल पर सरप्राइज़ ये है कि कोई भी एडिटोरियल हम लोग यहाँ पर डिस्कस नहीं करने वाले, एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे। आप कहोगे क्यों नहीं डिस्कस करने वाले, यहाँ पे ये वाला आर्टिकल बहुत शानदार है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। कैसे हम लोग इकोनॉमिक फजिटिव्स के रिगार्डिंग काम कर सकते हैं, कौन होता है इकोनॉमिक फजिटिव, ये भी डिस्कस करेंगे। अब इनको क्यों नहीं डिस्कस करेंगे, कल मैंने इसके बारे में डिटेल में चर्चा करी है, बिल्कुल टू द पॉइंट एग्जैक्टली वही चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। कल हम लोग ने अफगानिस्तान के बारे में ये सारी चीज़ देखी थी, आज के टाइम पर क्यों कैसे इतनी ज़्यादा परेशानियां में है, ठीक है। क्या क्या सिचुएशन क्रिएट हुई। 2001 में ये इंसिडेंट हुआ, 2001 के बाद यहाँ पर ये सब लोग आए, जो यूएस की ट्रूप्स है उसके अंदर एंटर करी, ठीक है। पूरी की हिस्ट्री यहाँ पे लिखी हुई है, सब मैंने कल बताया है। दूसरा ये वाला आर्टिकल देखने को मिलेगा। कैबिनेट के अंदर रिशफल देखने को मिला। कैबिनेट के अंदर जो भी मिनिस्टर्स हैं वो चेंज हो चुके हैं, बहुत सारे मिनिस्टर्स बदल चुके हैं, ये भी कल मैंने डिस्कस किया है, काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। लगभग 10 से 11 मिनट का इकलौता यही आर्टिकल के ऊपर चर्चा करी है मैंने, ठीक है। फ्रंट पेज पर नहीं आ रहा है समझ में, तो एक तरीके से मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखोगे ये पिक्चर्स वगैरह भी मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर दिए हैं। अब हुआ क्या है, तो बहुत सारे मिनिस्टर्स उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, जैसे डॉक्टर हर्षवर्धन ने रिज़ाइन किया है, रविशंकर प्रसाद ने रिज़ाइन किया, प्रकाश जावड़ेकर ने रिज़ाइन किया, इन लोगों ने रिज़ाइन कर दिया है।
ठीक है। अब रिज़ाइन करने के बाद जो है नए बहुत सारे मिनिस्टर्स आ चुके हैं, तो उनकी जगह पर एमएसएमई के नए मिनिस्टर, बहुत सारे मिनिस्टर, लगभग आप कह सकते हो 43 नए मिनिस्टर्स हमारे पास आ गए हैं। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से 36 नए चेहरे देखने को मिले हैं। ठीक है, इस कैबिनेट के अंदर चेंज किया गया था। कल ही मैंने लगभग 10 से 11 मिनट के बीच में एक ही आर्टिकल के ऊपर चर्चा करी है। उसके बाद ये आर्टिकल हमने कल ही डिस्कस किया है। अब ये आर्टिकल क्या है, तो यहाँ पर बातचीत करी गई है फादर स्वामी के बारे में, फादर स्टैन स्वामी के बारे में। तो फादर स्टैन स्वामी क्या कौन थे? ये भीमा कोरेगांव केस क्या था, उनके ऊपर यूएपीए के चार्जेस लगे थे, बिल्कुल एग्जैक्टली ये भी हमने कल ही डिस्कस किया है। बिल्कुल, तो मतलब कल वाला वीडियो भी आप लोग थोड़ा सा देख लोगे, लास्ट में जाकर एडिटोरियल वाला सेक्शन देख लेना, लास्ट के कुछ आप 15 से 20 मिनट देख लेना, तो वहाँ पर आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर मैं वो चीज़ें वापस से रिपीट करने लगूँगा यहाँ पर, वो भी एक तरीके से वेस्ट ऑफ टाइम ही है। अगर आप लोगों ने कल वाला देख भी रखा है, क्योंकि कल का जो वीडियो है वो लगभग 12,000 के आसपास लोगों ने देख रखा है, 11,500 लोगों ने देख रखा है, वो बढ़ते बढ़ते पूरा दिन जैसे निकलेगा वो 12,000 के आसपास लोग देख लेंगे। तो आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख लेना, वहाँ पे अच्छे से मैंने समझा रखा है। ठीक है, अगर वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है तो यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एडिटोरियल रोज डेली बेसिस पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आपको मालूम है अगर आर्टिकल, तो उसके बारे में क्यों पढ़ोगे। देन उसके बाद यहाँ पर एक आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा, ये भी हमने कल ही डिस्कस किया है, इकोनॉमी के बारे में। ठीक है, कि सॉरी जीएसटी के बारे में, हाँ इकोनॉमी से रिलेटेड आर्टिकल है, जीएस पेपर 3 से रिलेटेड आर्टिकल है। जो हमारा जीएसटी है वो थोड़ा सा कलेक्शन उसका कम हुआ है, ऐसा यहाँ पे देखने को मिला। जो एक तरीके से जून का कलेक्शन था वो 93,000 के आसपास, 93,000 करोड़ के आसपास का देखने को मिला है, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। और ये जो जीएसटी कलेक्शन है, हमारा टारगेट हमेशा से यही रहा है, हम लोग 1 लाख करोड़ के आसपास क्रॉस कर जाएँ इसको, लेकिन अब की बार थोड़ा सा कम हुआ। वो सब हुआ है लॉकडाउन की वजह से, काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस लगे पड़े हैं बहुत सारे एरियाज़ में, उसकी वजह से, कोविड की वजह से। तो उसके बारे में यहाँ पे चर्चा करी गई है। बाकी जीएसटी के बारे में पढ़ सकते हो, जीएसटी के बारे में मैंने ऑलरेडी बहुत सारे आर्टिकल दे रखे हैं, यहाँ पर आप कह सकते हो कि समझा रखा है बहुत सारी चीज़ें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जीएसटी आपका जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाएगा। जीएसटी क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। अच्छा, इसके रिगार्डिंग 2 ज़रा क्वेश्चन बहुत इजी बताना। जीएसटी की लॉन्च डेट क्या है जब इसको लाया गया था। दूसरे यहाँ पे जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है या फिर एक डायरेक्ट टैक्स है, ये ज़रूर बताना। ठीक है, अगर यहाँ पर नहीं पता है तो कल मैं आपको दोनों बता दूंगा, इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है। बहुत बार मैंने पढ़ा रखा है, बहुत सारे पिक्चर्स मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर रखे हैं। ठीक है, मतलब कि हर एक आर्टिकल के रिगार्डिंग आपको नोट्स, पिक्चर जो भी होंगे वो भी चीज़ें यहाँ पर मिलती रहती हैं। टेलीग्राम पर मैं शेयर करता रहता हूँ बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे ये ज़रूर बताना, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है या फिर डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स जो कि डायरेक्टली पे किया जाता है, जैसे कि इनकम टैक्स वगैरह हो गया। इनडायरेक्ट टैक्स जो कि आप इनडायरेक्ट तरीके से पे करोगे, मतलब कि जैसे किसी प्रोडक्ट के ऊपर यहाँ पे लगा हुआ है, मान लो कोई बिस्किट का पैकेट है, ठीक है, तो उसके ऊपर आप लोग अगर बिस्किट का पैकेट खरीद रहे हो तो वहाँ पे आपको टैक्स दे रहे हो, आपको नहीं पता वो कितना पे कर रहे हो। इनडायरेक्ट टैक्स हर कोई देता है, चाहे वो छोटे घर का हो, बड़े घर का हो, रिक्शे वाला हो, हर कोई जो है इनडायरेक्ट टैक्स यहाँ पर देता है। इसके बारे में आपको ध्यान देना है। ओके, तो आपको बताना है कि ये जीएसटी क्या है एग्जैक्टली, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। चलो फिर अब बात करते हैं आज का मेन आर्टिकल की तरफ। तो यहाँ पे बातचीत करी गई है ट्रैकिंग फुजिटिव्स एवरीवेयर। अब मतलब कि क्या है, फिजिटिव क्या होते हैं पहले तो ये समझो, जो भगोड़े लोग होते हैं, मतलब कि पैसा लिया कंट्री से और भाग गए, जैसे कि बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल, विजय माल्या, नीरव मोदी, ठीक है, मेहुल चौकसी, और भी आपको नाम देखने को मिल जाएंगे। तो उन्होंने करोड़ों रुपए लिए हैं और करोड़ों रुपए लेके ये लोग भाग गए। अब क्या है, देखो इंटरनेशनल लेवल पर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल पाएंगी, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इन चीज़ों को टैकल करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से हम लोग इन चीज़ों से लड़ सकते हैं, लेकिन क्या है, डोमेस्टिकली अपनी कंट्री के अंदर अगर हमें इन्हें ट्रैक करना हो तो कर पाते हैं, हम लोग नहीं कर पाते। केस खत्म हो जाता है, जब ये भाग जाता है इंसान छोड़ के कंट्री को, तो वहीं पर केस खत्म। ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। तो आप लोग देख पाओगे जो प्रोसीजरल लॉज हैं, यहाँ पर आप देख पाओगे जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जिसको हम सीआरपीसी बोलते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे लॉज देखने को मिलेंगे, जैसे कि एक्सट्रेडिशन एक्ट हो गया, नारकोटिक्स ड्रग साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट हो गया, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन हो गया, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग हो गया। ये सभी बना रखे हैं ताकि हम लोग इन फजिटिव्स को टैकल कर सकें, इन लोगों को हम लोग टैकल कर सकें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन की। तो देखो बहुत सारी, बहुत भारी भरकम इन्वेस्टिगेशन चलती है, वो सब पुलिस स्टेशन के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। स्टेट्स के अंदर यहाँ पे जो है पुलिस स्टेशन ये सारी चीज़ें देखता है, इन्वेस्टिगेशन वगैरह को। जो सेंट्रल एजेंसी है वो क्या करती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक इंपॉर्टेंट केसेस को देखती है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, एक एक्सपर्ट, एक आप कह सकते हो जो एक्सपर्ट बॉडी होती है, उसको ये पूरा का पूरा मुद्दा सौंप देती है कि आप जाकर इन्वेस्टिगेशन करो, और आप यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करके पता लगाना ये कहाँ पर है, और ये व्यक्ति के रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन करी जाए, कितना घोटाला क्या है, ये सारी चीज़ यहाँ पर पता लगाई जा सके।
ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें तो होता क्या है, एक तरीके से यहाँ पे एक ऐसी टेंडेंसी भी आपको देखने को मिलेगी, जो ये इन्वेस्टिगेशन है वो तब बंद हो जाती है जब वो इंसान भाग जाता है। मान लो किसी ने पैसा लिया करोड़ों रुपए, वो भाग गया, अब आप कह सकते हो वहीं पे केस थोड़ा सा ख़त्म होता हुआ नज़र आने लगता है जब वो भाग गया। अब उसको लाना मतलब काफ़ी लंबा समय लग जाता है, ठीक है, काफ़ी मुश्किल भी हो जाता है। देख पाओगे आज के टाइम पर भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स, बड़े बड़े एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे। कुछ पुलिस स्टेशन है जो कि अपनी प्रोसीडिंग्स को शुरू कर देते हैं और क्या करते हैं, वो छोटे मोटे स्टेप्स उठा लेते हैं, जैसे कि उनके प्रॉपर्टी हो गया उसको अटैच कर लेना, ठीक है, एक तरीके से कुछ भी प्रॉपर्टीज़ वगैरह उनको अटैच कर लेना, उनको रख लेना। लेकिन अगर हम लोग बात करें तो प्रॉपरली यहाँ पे काम नहीं देखने को मिलता। देखो थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज़ अटैच करने से कुछ नहीं होगा भाई, नुकसान किया है इन्होंने करोड़ों रुपए का, ठीक है, कई सौ करोड़ रुपए का नुकसान किया है इकोनॉमी को, तो आप कुछ प्रॉपर्टीज़ अटैच कर लोगे, उससे आपको ज़्यादा आप कह सकते हो कि रिकवरी नहीं मिलने वाली है। तो इससे क्या होता क्या है, देखो इंटरनेशनल लेवल पर बात ये करी जा रही है, इंटरनेशनल लेवल पर तो हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी जिससे हम लोग कोई भी फजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है उसको हम लोग ट्रैक कर सकते हैं। क्या हमारे पास डोमेस्टिक लेवल पर ऐसी कोई चीज़ है? बिल्कुल नहीं, ठीक है, हमें आप देख पाओगे पुलिस स्टेशन में यहाँ पर ये वर्क चलता रहता है पूरा का पूरा। डोमेस्टिक लेवल पर हम लोग को ये सारी चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी, ठीक है। आज के टाइम पर जो ये सिस्टम है क्रिमिनल को ट्रैक करने का दुनिया भर में, वो इंटरपोल नोटिस के थ्रू होता है। आपको मालूम होगा इंटरपोल नोटिस एक बॉडी है जहाँ पर आपको अलग अलग रंग के नोटिस देखने को मिलेंगे, रेड नोटिस, ब्लैक नोटिस, वाइट नोटिस, ब्लू नोटिस, ये सारे नोटिस जारी करे जाते हैं, ठीक है, येलो नोटिस जारी किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कर सकते हो इंटरपोल नोटिस के थ्रू तो हम लोग क्रिमिनल्स को टैकल कर सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पर। लेकिन बात आती है डोमेस्टिक लेवल की, अगर हमें अपनी कंट्री के अंदर चीज़ों को देखना है, किसी वांटेड पर्सन को ट्रैक करना है, तो उसके लिए आपको ये सिस्टम लाना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए हमारे पास ये सिस्टम है नहीं। तो इस टाइप का सिस्टम, ये इस तरीके से हम नोटिस वाला सिस्टम अपने डोमेस्टिक लेवल पर भी लेकर आ सकते हैं। तो ऐसा यहाँ पे बोला गया है, जिससे क्या हो सकता है कि कंट्री के अंदर भी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्रैक कर सकें। तो यहाँ पे क्रिएशन ऑफ नेशन वाइड डेटाबेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि जो वांटेड पर्सन है, जो भी मुजरिम है, जो भी क्रिमिनल है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे एक डेटाबेस होना चाहिए। और आप कह सकते हो कि यहाँ पर सभी लोग मिलकर वर्क करेंगे, तभी एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्टेप उठाया जा सकेगा। जो क्राइम और क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम है, ठीक है, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड है, इसको हम लोगों को लागू करना होगा। ये काफ़ी बढ़िया एफर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और उसी के साथ क्या है, नेशनल वाइड सिस्टम ऑफ वांटेड पर्सन, जो वांटेड पर्सन नोटिस है, ठीक है, इस तरीके का नोटिस आपकी कंट्री के अंदर भी होना चाहिए, नोटिस वाला सिस्टम। जैसे कि आपको इंटरनेशनल लेवल पर एक इंटरपोल नोटिस वाला सिस्टम देखने को मिलता है, उसी तरीके से नेशनल लेवल पर भी एक वांटेड पर्सन के रिगार्डिंग नोटिस होना चाहिए कि हाँ भाई इस बंदे के खिलाफ यहाँ पर ऐसा नोटिस छोड़ दिया गया है। अब कहीं पर भी दिखे तो उसको सबसे पहले गिरफ्तार किया जा सके, कोई से भी स्टेट्स के अंदर जाए, कोई भी स्टेट्स में यहाँ पे गायब होता है तो फिर उसके खिलाफ सबसे पहले स्टेप लिए जाएं, ताकि सबसे पहली बात जो ये फुजिटिव है, इसको जो ये भगोड़ा है, इसको एक तरीके से ट्रैक किया जा सके पूरी तरह से, ऐसा यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। तो डोमेस्टिकली भी ट्रैक कर सकें, अपनी कंट्री के अंदर भी ट्रैक कर सकें, ये इसके लिए एक इंपॉर्टेंट कानून हमारे पास होना चाहिए, इंपॉर्टेंट हमारे पास कुछ लॉज वगैरह होना चाहिए। क्योंकि अगर हम बात करें बाकी सारी कंट्रीज़ की, यूएस की, तो यूएस के पास ऑलरेडी यहाँ पर है, यूएस अपनी कंट्री के अंदर, यूएस के पास इंटर स्टेट एक्स्ट्राडिशन फुजिटिव ट्रैकिंग सिस्टम है, मतलब कि वो अपने फुजिटिव को ट्रैक कर सकता है। और उसी तरीके से उस सिस्टम की भारत को भी काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि भारत के अंदर भी ऐसे इंसिडेंट्स लगातार देखने को मिलते हुए आए हैं और आने वाले टाइम पे भी देखने को मिल सकते हैं। तो उसके रिगार्डिंग हम लोग को एक स्टेप उठाना पड़ेगा। हम लोग को ज़रूरत है इंटीग्रेशन करने की। इंटीग्रेशन मतलब कि देखो बहुत सारी बॉडीज़ हैं, चाहे वो स्टेट पुलिस एजेंसीज़ हो, ठीक है, इंटरपोल न्यू दिल्ली हो, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री हो, होम मिनिस्ट्री हो, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो, सभी को मिलकर जो है वर्क करना होगा इसके अंदर, तब हम लोग जाकर एक बढ़िया स्टेप उठा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बायलैटरल और मल्टीलेटरल कन्वेंशंस को साइन करना होगा, ठीक है, तभी हम लोग जो है ये जो सबसे बड़ी कमी है इसको पूरी कर सकते हैं। तो जितने भी यहाँ पर आप कह सकते हो रिक्वायरमेंट्स है, खासकर आप कह सकते हो इंटरनेशनल कोऑपरेशन की, वो हमें लानी पड़ेगी, यानी कि एक तरीके से जितनी भी बॉडीज़ हैं वो मिलकर काम करें, चाहे वो सेंटर हो, स्टेट हो, यानी कि जो बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगी, सब मिलकर यहाँ पे काम कर सकती हैं और इस तरीके का नोटिस हम लोग ला सकते हैं। और यहाँ पर इससे क्या होगा, काफ़ी हद तक हेल्प मिलेगी, हम लोग किसी भी फॉजिटिव को आराम से ट्रैक कर पाएंगे। ओके, तो ये था पूरा आर्टिकल। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त, और ये पहले वाला आर्टिकल, कल वाला वीडियो आप लोग देख लेना प्लीज़, ठीक है, जहाँ पे भी जिसको प्रॉब्लम्स होती है। तो बाकी तो यहाँ पे आपके काफ़ी मिनट बच जाएंगे, उसी वजह से मैं बोल रहा हूँ। नाउ मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।